क्लाइंट ने जैसे ही कहा कि वो प्रीति को इस प्रोजेक्ट पर काम करते देखना चाहते हैं, तो अहाना को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। आदित्य भी सोच में पड़ गया। वो आगे आकर क्लाइंट से बोला, सर प्रीति को इस ऑफिस को ज्वाइन किए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। इसे इस काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रीति इस वक्त इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएगी। सिर्फ पेपर पर डिजाइन बनाने से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, उसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत कुछ करना होता है। मैं मानता हूँ कि आज अहाना से गलती हुई है, पर वो एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। उससे बेहतर आपका प्रोजेक्ट कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, और मैं आपके प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी क्लाइंट उसे टोकते हुए बोले, मिस्टर मेहरा एक्सपीरियंस काम करने से आता है, और रही बात क्वालिफाई होने की, तो मिस प्रीति जैसे लोगों को डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टैलेंटेड है, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप आज इन्हें अपने साथ ऑफिस लेकर आए, ताकि बजट इनके सामने डिस्कस हो सके, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें ही तो इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। क्लाइंट की बातें सुनकर प्रीति तुरंत बोली, सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए दी थी ताकि आप नाराज होकर ना जाए और कुछ देर और अहाना मैम का इंतजार कर सके। पर ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपको मेरा काम पसंद आ गया। पर सर ठीक कह रहे हैं, मेरा इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शायद ठीक नहीं रहेगा। आप प्लीज इस प्रोजेक्ट पर अहाना मैम को ही काम करने दीजिए। उसकी बातें सुनकर क्लाइंट मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मिस अहाना के इस प्रोजेक्ट पर काम करने से कोई एतराज नहीं है मिस प्रीति। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ही मिस्टर मेहरा के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करें। ठीक है सर, अगर आप यही चाहते हैं तो प्रीति ही मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी, आदित्य बोला। क्लाइंट मुस्कुरा दिए, थैंक यू मिस्टर मेहरा। आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर अहाना को उसका ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रीति भी उसके इस डिसीजन से थोड़ी नर्वस थी। क्लाइंट ने फिर से आदित्य से हाथ मिलाया और बोले, अब इजाजत दीजिए मिस्टर मेहरा। जी, मैं और प्रीति ठीक 3 बजे आपके ऑफिस पहुंच जाएंगे। क्लाइंट ने सिर हिला दिया। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। इतना कहकर आदित्य उनके साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति थोड़ी घबराई हुई सी अहाना के पास आकर बोली, आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती थी, पर आपके ना आने से क्लाइंट बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट को देने से भी इनकार कर दिया था। मैंने आपके बनाए ब्लूप्रिंट नहीं देखे थे, इसलिए मैंने कंपनी की रिपुटेशन बचाने के लिए अपने बनाए ब्लूप्रिंट से उन्हें प्रेजेंटेशन दे दी। आई एम सॉरी। अहाना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं प्रीति, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। मेरे लिए सबसे पहले मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आती है और फिर मैं। आज तुम्हारी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है, और मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर काम करने से भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका जरूर मिले। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। उनकी बातें सुनकर प्रीति का चेहरा जैसे खिल गया और वो चाहते हुए बोली, थैंक यू मैम। अहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति ने सुकून की सांस ली। इधर अहाना भनभनाती हुई अपने कैबिन में आई और गुस्से में उसने फाइल हवा में उड़ा दी, जिससे सारे पेपर्स फर्श पर बिखर गए। उसने गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान भी फेंक दिया और फिर टेबल पर अपनी दोनों हथेली रखकर वो सामने लगे आईने में खुद को देखने लगी। गुस्से में उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो खुद को आईने में देखकर बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रीति, अच्छा नहीं किया। आज तुमने इस ऑफिस में मेरी जगह लेने की कोशिश की है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीनने की। अब मैं देखती हूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट कैसे करती हो। उसने इतना कहा ही था कि उसे आईने में आदित्य उसके कैबिन की ओर आते हुए नजर आया। वो तुरंत दौड़ती हुई अपने कैबिन में बने वॉशरूम में चली गई। आदित्य उसके कैबिन में आया तो कैबिन में सब कुछ बिखरा हुआ देखकर वो हैरान रह गया। वो मन ही मन बोला, ये अहाना का कैबिन इतना बिखरा हुआ क्यों है। उसने अहाना को आवाज लगाई, अहाना, अहाना। वो तुरंत वॉशरूम से बाहर आई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर आदित्य ने तुरंत वॉशरूम की ओर देखा। अहाना का चेहरा भीगा हुआ था, जैसे वो अपना चेहरा धोकर आई हो। आदित्य को देखते ही वो भागकर उससे आ लिपटी। आदित्य को उसका इस तरह उससे लिपटना जरा भी अच्छा नहीं लगा।
उसने अहाना की दोनों बाहें पकड़कर उसे खुद से दूर किया। तो अहाना रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आदित्य, आज मेरी वजह से आपको क्लाइंट से इतना कुछ सुनना पड़ा, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने तो प्रीति को ब्लूप्रिंट की कॉपी करने के लिए कहा था। उसने जो फाइल्स मुझे दी उसी में से एक फाइल लेकर मैं वेटिंग रूम में पहुंच गई। वापस आकर मैंने अपना पूरा कैबिन छान मारा, पर मुझे ब्लूप्रिंट्स मिले ही नहीं। पता नहीं ब्लूप्रिंट्स की फाइल कहाँ चली गई। इट्स ओके अहाना, गलती तुमसे हुई हो या प्रीति से, जो भी हुआ बाय मिस्टेक हुआ, पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें प्रोजेक्ट मिल गया। अब ये सब भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, और पियून से कहो कि ये सब ठीक करवाए। आदित्य के इतना कहते ही अहाना ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया, तो आदित्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आदित्य को धोखे से सख्त नफरत है प्रीति। अब इसी बात का फायदा उठाकर मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर फेंकवाऊंगी। इतना कहकर उसने जमीन पर बिखरे पेपर्स उठाए और ब्लूप्रिंट्स की फाइल लेकर अपने कैबिन से बाहर आई। बाहर आते ही उसने पियून को इशारा करके बुलाया और फिर उससे बोली, मेरा कैबिन क्लीन करवाओ। पियून सिर हिलाकर उसके कैबिन में चला गया। उसके जाते ही अहाना प्रीति के कैबिन में पहुंची। वो अपने कैबिन में नहीं थी। अहाना ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल देखी और मुस्कुराते हुए फाइल प्रीति के टेबल पर रखी फाइल्स के बीच इस रख दी। अहाना के रास्ते में आने की सजा तो तुम्हें खुद आदित्य देंगे प्रीति। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद प्रीति अपने कैबिन में आई। उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठी और पेन को हाथ में लेकर बोली, थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। आपने ये प्रोजेक्ट मुझे देकर मेरे लिए ना सिर्फ कामयाबी के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि आदित्य सर के पास रहकर उनकी गलतफहमी दूर करने का भी मुझे मौका दे दिया है। अब बहुत जल्द मैं उनकी गलतफहमी दूर कर सकूंगी और ये भी जान सकूंगी कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो मेरे परिवार से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगी। तभी आदित्य वहां आकर बोला, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है प्रीति कि तुम अपने कैबिन में बैठकर आराम फरमाओगी। उसके इतना कहते ही प्रीति हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और तुरंत बोली, आई एम सॉरी सर, अब तुम्हारा काम और बढ़ गया है। 3 बजे हमें क्लाइंट से मिलने जाना है, इसलिए हमें ठीक 2:30 बजे यहाँ से निकलना होगा। तुम चाहो तो लंच कर सकती हो, क्योंकि हो सकता है कि हमें वहाँ देर लगे। प्रीति ने सिर हिला दिया। आदित्य वहाँ से जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा और बोला, ठीक 2:30 बजे, इस डेट क्लियर। प्रीति ने फिर से सिर हिला दिया। तो आदित्य ने पूछा, तुम्हारे पैर की चोट कैसी है अब? मच बेटर, प्रीति ने जवाब दिया। ये सुनकर आदित्य वहां से चला गया। वो अपने कैबिन में आकर खुद से बोला, अच्छा ही हुआ जो क्लाइंट ने प्रीति को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कह दिया। अगर वो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सकूंगा, उसका भरोसा जीत सकूंगा, ताकि वो मुझे अपने दिल की बात बता सके, मुझे ये बता सके कि आखिर उसके साथ मानपुर में हुआ क्या है। दूसरी ओर प्रीति और रिया कैफेटेरिया में बैठी लंच कर रही थी। प्रीति ने जब रिया को बताया कि उसे प्रोजेक्ट मिला है तो वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, आई कांट बिलीव दिस कि ऑफिस ज्वाइन करते ही तुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। इस ऑफिस में लोगों को सालों हो चुके हैं काम करते हुए, पर उन्हें ये मौका कभी नहीं मिला। तू बहुत लक्की है प्रीति, जो तुझे आदित्य सर के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने को मिल रहा है। प्रीति उदास होकर बोली, जानती हूँ रिया, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं अहाना मैम मुझसे नाराज ना हो जाए। ये उनका प्रोजेक्ट था और सर को उनके ही डिजाइन पसंद आए थे और क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी वही देने वाली थी। अगर सब ठीक होता तो ये प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलता। उसकी बातें सुनकर रिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, अहाना मैम बहुत अच्छी है और ये उनके लिए छोटी सी बात है। उन्होंने तो इससे भी बड़े प्रोजेक्ट सर के साथ किए हैं और आगे भी करती रहेगी। तू उन्हें लेकर सोचना बंद कर और ये सोच कि तू आदित्य सर के साथ कैसे एडजस्ट करने वाली है। उनका गुस्सा तो तूने देखा ही है, जरा सी गलती और सर का गुस्सा फूट पड़ता है। अभी से प्रिपेयर हो जा। आदित्य सर मुझ पर गुस्सा करे या मुझ पर चीखे या फिर मुझे सजा दे, मुझे उनके साथ ये प्रोजेक्ट करना ही होगा। तभी मैं ये जान सकूंगी कि उन्हें मेरे परिवार से इतनी नफरत क्यों है।
रिया मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी प्रीति, आज भगवान ने खुद तेरी मदद की है और तुझे ये प्रोजेक्ट दिलवाया है, तो अब आगे भी तेरी मदद वही करेंगे। तू देखना, ये प्रोजेक्ट खत्म होते होते तेरी जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। उसकी बातें सुनकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोली, प्रिया ने सही कहा, आदित्य सर के साथ काम करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी मुझे हिम्मत से उनके सामने खड़े रहना होगा, क्योंकि सच जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। तभी रिया ने पूछा, क्या सोच रही है? लंच कर। प्रीति अपनी प्लेट आगे खिसका कर बोली, मेरा लंच हो गया रिया। सर ने मुझे ठीक 2:30 बजे रेडी होने के लिए कहा था, इसलिए मैं चलती हूँ। अब मैं सर को मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहती। इतना कहकर प्रीति जाने लगी तो रिया उसे रोकते हुए बोली, अरे 1 मिनट रुक। प्रीति के कदम रुक गए। रिया अपनी चेयर से उठी और उसे गले लगाकर बोली, बेस्ट ऑफ लक। प्रीति मुस्कुरा दी, थैंक यू, अब मैं जाऊं? रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो प्रीति अपना बैग टांगे वहां से चली गई। वो आदित्य के कैबिन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कैबिन से बाहर आ रहा आदित्य उससे टकरा गया। प्रीति तुरंत बोली, आई एम सॉरी सर, लगता है कल सजा मिलने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, इसलिए आज फिर मेरे समझाने के बाद भी तुम 2 मिनट लेट हो। आदित्य उसे घूरते हुए बोला। प्रीति ने तुरंत वहां लगी घड़ी की ओर देखा और अकड़ कर बोली, पर सर अभी तो 2:30 बजने में 5 मिनट बाकी है। आज मैं लेट नहीं बल्कि वक्त से पहले आ चुकी हूँ। उसके इतना कहते ही आदित्य ने घड़ी की ओर देखा और बोला, मुझे बहस करने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है, अब चुपचाप चलो, हमें देर हो रही है। प्रीति ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो आदित्य आगे बढ़ने लगा। वो गुस्से में आहिस्ता से बड़बड़ाए, खड़ूस आदमी, लेट आओ तब भी बातें सुनाता है और वक्त से पहले आओ तब भी सुनाता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं लेट आकर बातें सुन लेती। आदित्य ने पलटकर देखा तो प्रीति अभी भी वही खड़ी बड़बड़ा रही थी। वो गुस्से में चीखा, अब चलोगी या तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने पड़ेंगे। उसके इतना कहते ही प्रीति दौड़ती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य पलटकर गुस्से में ऑफिस से बाहर जाने लगा। अपने कैबिन के दरवाजे पर खड़ी अहाना ने जब ये सब देखा तो गुस्से में फिर से अपने कैबिन में आ गई। वो खुद से बोली, अविनाश ठीक ही कह रहा था, इस लड़की को जॉब देकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, पर अब तो मैं चाहकर भी इस लड़की को इस ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आदित्य मुझसे सवाल करेंगे और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। वो परेशान होकर अपनी चेयर पर बैठ गई और सोच में पड़ गई, पर फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुद से बोली, तू उसे इस ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकती अहाना, पर आदित्य तो उसे इस ऑफिस से निकाल सकते हैं ना। अब आदित्य खुद उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे इस ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कल तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा प्रीति, और कल के बाद अगर कोई लड़की आदित्य के करीब होगी तो वो मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठी और प्रीति के कैबिन में आई। उसने अपनी छिपाई फाइल को टेबल से उठाया और ब्लूप्रिंट देखकर मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी से फाइल प्रीति के टेबल की ड्रॉ में रख दी और फिर से बोली, अब तुम देखो प्रीति, कल इस ऑफिस में तुम्हारा कैसा तमाशा बनाती हूँ। आज प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में मुस्कुरा लो, पर इसी प्रोजेक्ट को तुम्हारे जी का जंजाल ना बना दिया तो मेरा नाम भी अहाना नहीं। इधर आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था और प्रीति खामोश बैठी बाहर देख रही थी। उसने प्रीति की ओर देखा और बोला, मानपुर में जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तो लगा था कि तुम गांव की बाकी लड़कियों की तरह अनपढ़ गंवार हो। प्रीति ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, कोई भी लड़की अपनी खुशी से गंवार कहलाना पसंद नहीं करती है सर, ये हमारे देश के गांव के लोगों की छोटी सोच होती है, जो लड़की को पढ़ाना गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां गाय बैलों की तरह खूंटे से बंधी हुई ही अच्छी लगती है। बोझ समझते हैं लोग उन्हें, और इसी बोझ को उतारने के लिए उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। फिर चाहे उस मासूम सी बच्ची को विवाह शब्द का मतलब भी पता ना हो, और उस पर अगर वो लड़की बदकिस्मत निकली तो बचपन में ही उसके माथे पर विधवा होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। उसे जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसे में अगर उस लड़की से गलती से भी कोई भूल हो जाए तो उसे एक राक्षस के पल्ले बांधने का फैसला सुना दिया जाता है। फिर चाहे वो राक्षस उस लड़की की इज्जत को तार तार ही क्यों ना कर दे,
उसकी बातें सुनकर आदित्य ने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और उसकी ओर देखने लगा। ये सब कहते हुए प्रीति की आंखों में आंसू भर आए थे, पर आदित्य के ब्रेक लगाते ही उसने खुद को संभाल लिया था। उसने आदित्य की ओर देखकर पूछा, हम पहुंच गए क्या? आदित्य ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने एमबीए किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया होगा, तभी तुम इतना आगे बढ़ पाए हो। ये सुनकर प्रीति ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, ठीक कहा आपने। मेरे बाबासा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे लिए वो अपने अपनों के खिलाफ भी खड़े हो गए थे, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता सर। अगर मिटा सकता तो आज मैं अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर होकर यहाँ इस तरह अकेली नहीं होती। आदित्य फिर से उसे हैरानी से देखने लगा। उसका चेहरा देखकर प्रीति ने फिर से खुद को संभाला और बोली, क्लाइंट ने हमें 3 बजे बुलाया था, देर हो रही है, चलिए। हम आदित्य ने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी और प्रीति के बारे में सोचने लगा। प्रीति की आंखों के सामने एक बार फिर अपना अतीत नाचने लगा। उसे उस औरत का उसे बाल विधवा कहना याद आने लगा। पंचायत का भानु से उसकी शादी करने का फैसला सुनाना याद आने लगा। भानु का उसके साथ जबरदस्ती करने वाला पल याद आते ही वो सिहर गई। उसे पसीना आने लगा। आदित्य ने उसे इस तरह देखा तो तुरंत पूछा, क्या हुआ प्रीति, तुम ठीक हो? प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो वो उसकी ओर देखकर मन ही मन बोला, नहीं आदित्य, प्रीति के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ गांव की लड़कियों की बातें कर रही थी। अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो ये अब तक टूटकर बिखर गई होती। वो सारे रास्ते ड्राइव करते हुए प्रीति के बारे में सोच रहा था और प्रीति भी बिना कुछ कहे गाड़ी की खिड़की से अपना सिर टिकाए बाहर देखती रही। आदित्य ने फिर से उसकी ओर देखा और मन ही मन बोला, मैं इतने दिनों तक मानपुर में रहा, पर मैंने किसी के मुंह से भी इसके बाल विवाह और बाल विधवा होने वाली बात नहीं सुनी। इनफैक्ट इसे तो मैंने हमेशा खुल के जिंदगी जीते देखा है। जरूर ये किसी और की बात कर रही होगी, शायद इसकी सहेली या पहचानने वाले के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सुमेर और विक्रांत दोनों में से किसी ने भी ऐसी कोई बात कभी नहीं की। और फिर प्रीति की शादी तो उसी से हो रही थी जिससे वो प्यार करती थी, और ये खुद अपनी शादी छोड़कर यहाँ आई है। तभी प्रीति ने पूछा, और कितना वक्त लगेगा पहुँचने में सर? बस पहुँच गए, आदित्य ने इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और कुछ पल में क्लाइंट के ऑफिस पहुँच गया। वो दोनों जैसे ही क्लाइंट के ऑफिस पहुँचे तो उनके मैनेजर उन्हें मिस्टर खुराना के कैबिन में ले गए। उसे देखते ही मिस्टर खुराना उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बोले, हेलो मिस्टर मेहरा, अच्छा लगा ये देखकर कि आप मिस प्रीति को अपने साथ लाए हैं और आपने मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाया। आदित्य उनसे हाथ मिलाकर बोला, मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूँ सर। आई एम रियली सॉरी। मिस्टर खुराना हंसते हुए बोले, नो नो मिस्टर मेहरा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था, बैठिए। आदित्य और प्रीति बैठ गए तो क्लाइंट ने टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और बोले, मेरे कैबिन में 3 कॉफी भेजो। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। मिस्टर खुराना आदित्य की ओर देखकर बोले, मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट आपसे बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए जल्दी से बजट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। जी सर। आदित्य ने बजट फाइल खोली और क्लाइंट को दिखा ही रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने फोन देखा तो अपनी मॉम का नंबर देखकर वो क्लाइंट से बोला, आई एम सॉरी। उसने कॉल कट कर दी और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये देखकर क्लाइंट मुस्कुरा दिए। आदित्य उन्हें बजट एक्सप्लेन करने लगा और प्रीति बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इधर आदित्य की पूरी फैमिली मंदिर पहुंची तो जानकी ने गाड़ी से उतरते ही सुमन से पूछा, आदि से बात हुई आपकी बेटा? सुमन गाड़ी से बाहर आकर बोली, नहीं माँ, उसने तो फोन स्विच ऑफ ही कर लिया है, मैं अहाना को फोन करती हूँ। पास खड़ी लता ये सुनकर बोली, ये लड़का हमेशा ऐसे ही करता है। सुमन ने तुरंत अहाना को फोन किया तो गाड़ी में बैठ रही अहाना ने सुमन का नंबर देखते ही कॉल रिसीव की और बोली, नमस्ते आंटी, बेटा तुम दोनों अब तक आए नहीं, हम सब यहाँ पहुँच गए हैं और तुम्हारे मोम डैड भी बस पहुँचने ही वाले हैं। अहाना ने गाड़ी स्टार्ट की और बोली, आंटी मैं बस ऑफिस से निकल चुकी हूँ, 10 मिनट में मंदिर पहुँच जाऊंगी और आदित्य एक मीटिंग के गए हैं, मीटिंग खत्म होते ही मंदिर आ जाएंगे। आदित्य का फोन बंद क्यों आ रहा है बेटा? आंटी वो मीटिंग में होंगे,
कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया होगा। आप चिंता मत करिए, मैंने उन्हें मैसेज छोड़ दिया है, वो आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आ जाओ, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जी आंटी। अहाना के इतना कहते ही सुमन ने कॉल कट कर दी। इधर आदित्य और प्रीति क्लाइंट के साथ बजट डिस्कस कर रहे थे, पर फिर क्लाइंट बोले, ठीक है मिस्टर मेहरा, मैं बजट अप्रूव कर देता हूँ, आप डील के पेपर्स भिजवा दीजिए, मेरे वकील उसे रीड कर लेंगे, फिर मैं पेपर साइन करके आपको भिजवा देता हूँ। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था कि आप बजट अप्रूव जरूर कर देंगे, इसलिए डील के पेपर्स मैं अपने साथ ही लाया था, ये लीजिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड मिस्टर मेहरा, लाइए, मैं इन्हें साइन करके आपके ऑफिस भिजवा दूंगा, मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जब हम साथ में काम कर ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप और मिस प्रीति आज मेरी पार्टी अटेंड करें, क्लाइंट बोले। तो आदित्य ने हैरानी से पूछा, पार्टी? जी, आज मेरे होटल की सिल्वर जुबली पार्टी है, होटल रेडिशन में, शाम को आपका और मिस प्रीति का इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जी हम जरूर आएंगे, अब हम चलते हैं, बाय। आदित्य और प्रीति क्लाइंट से बाय कहकर वहां से चले गए। क्लाइंट के कैबिन से बाहर आते ही आदित्य ने अपना फोन ऑन किया और फोन चेक करते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। अपने घर वालों और अहाना के इतने सारे मिस कॉल देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोला, ओ गॉड, 5 बजने को आए हैं और मुझे तो 4 बजे मंदिर पहुंचना था, सब पूजा के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और तेजी से ऑफिस से बाहर आया। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी मोम को कॉल किया। सुमन ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो गुस्से में भर की, आदि यहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे अपने परिवार वालों की फीलिंग्स की कोई परवाह है भी या नहीं? आदित्य तुरंत बोला, आई एम सॉरी मोम, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरी, बस इसलिए पूजा वाली बात मेरे ध्यान से ही उतर गई। ये सुनकर सुमन ने गुस्से में पूछा, तू पूजा के लिए आ रहा है या नहीं? बस 10 मिनट में आ रहा हूँ मोम। सुमन ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। तो पास खड़ी जानकी ने उससे पूछा, क्या कहा आपके बेटे ने? माँ, उसे 10 मिनट और लगेंगे, रास्ते में है। जानकी और बाकी सब ने सुकून की सांस ली। लता मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है कि ये लड़का आ रहा है, अब बस ये पूजा आज ठीक से हो जाए। उसके इतना कहते ही सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। वही सबके साथ बैठी अहाना ये सुनकर मन ही मन बोली, बस एक बार मेरी आदित्य से शादी हो जाए, उसके बाद मुझे ये पूजा वगैरह का ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आदित्य को परेशान देखकर प्रीति बोली, सर आपको देर हो रही है, आप चले जाइए, मैं ऑटो से ऑफिस चली जाऊंगी। आदित्य ड्राइव करते हुए बोला, तुम्हें वापस ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट ने हमें आज पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए घर जाओ और पार्टी में जाने के लिए तैयार रहना। मैं पूजा से फ्री होते ही तुम्हें पिकअप करता हूँ। ये सुनकर प्रीति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी आदित्य ने वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोका। ऑटो के रुकते ही आदित्य अपनी गाड़ी से बाहर आया और प्रीति की बाह पकड़कर उसे ऑटो में बैठाकर बोला, कोई बहस मत करना प्रीति, हमारा जाना जरूरी है, इसलिए रेडी रहना। इतना कहकर उसने अपने वॉलेट से 500 का नोट निकालकर उस ऑटो वाले को दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। ये देखकर प्रीति मन ही मन बोली, कमाल के इंसान हैं, काम में अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। बेचारी अहाना मैम शायद इनका इंतजार कर रही होगी और इनकी फैमिली वो भी परेशान होगी। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगी और फिर से बोली, पर गलती तेरी भी है प्रीति, तू उनकी सेक्रेटरी है, भले वो मीटिंग में थे पर तुझे उन्हें एक बार तो रिमाइंड करवाना चाहिए था कि उन्हें 4 बजे पूजा के लिए निकलना है, ये तेरा काम है, इसी बात की सैलरी मिलती है तुझे, पता नहीं सर टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। आदित्य के बारे में सोचकर वो परेशान हो गई। इधर आदित्य की फैमिली पूजा में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। अहाना के पेरेंट्स को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अहाना की वजह से चुपचाप बैठे थे। तभी पंडित जी जानकी से बोले, बहन जी आदित्य अब तक नहीं आया, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर शादी में बहुत विघ्न आ सकते हैं। सुमन तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी, आदि बस आ ही रहा है, इस पूजा का आज ही होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि संडे को सगाई है इन दोनों की। पंडित जी भी बोले, पर सुमन जी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों की कुंडली का कोई मेल ही नहीं है,
बहुत मुश्किल से गुरुजी ने सारे ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखकर आज की पूजा का मुहूर्त निकाला था। आज अगर ये पूजा नहीं हुई तो बेहतर होगा कि ये शादी ही ना हो। पंडित जी की बातें सुनकर सबके चेहरों के रंग ही उड़ गए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।